बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास के अंदर बेटा हम डिस्कस कर रहे थे फाइनेंशियल मार्केट्स को। तो मैं थोड़ा सा बेटा आप लोगों को रिव्यू दे देता हूँ कि लास्ट क्लास में हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की थी। उसके बाद फिर आप लोगों ने कोई भी क्वेश्चन पूछना है लास्ट क्लास में से तो आप उसमें से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम आगे फर्दर जो है इसको मूव करेंगे। हमने डिस्कस किया था फाइनेंशियल मार्केट्स क्या होती हैं लास्ट क्लास के अंदर। उसके बाद बेटा हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स क्या होती हैं। उसके अंदर हमने आई थिंक 3 मार्केट्स को डिस्कस किया था। प्राइमरी मार्केट क्या होती है, सेकेंडरी मार्केट क्या होती है, मनी मार्केट क्या होती है। तो यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। उसके बाद फिर हमने ये डिस्कस किया था प्राइमरी मार्केट के अंदर कैसे डायरेक्ट प्लेसमेंट होती है, इनडायरेक्ट प्लेसमेंट कैसी होती है। देन हमने अंडर राइटिंग को डिस्कस किया था, बेस्ट एफर्ट्स ऑफरिंग को डिस्कस किया था। मनी मार्केट के अंदर हमने टी बिल्स को डिस्कस किया था, कमर्शियल पेपर्स को डिस्कस किया था और बैंकर एक्सेप्टेंस को डिस्कस किया था। इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग बेटा दिस टॉपिक्स यू कैन आस्क। जी बेटा, एनी क्वेश्चन फ्रॉम द क्लास। सर अंडर राइटिंग में बता दीजिएगा प्लीज। अंडर राइटिंग बेटा ये होता है कि उसमें बैंक आपको ये फैसिलिटी देता है कि आप बैंक को सारी की सारी सिक्योरिटीज दे देते हैं। बैंक उसमें ये आपको ऑप्शन देता है कि अगर वो सिक्योरिटीज नहीं बिकती तो वो सारी की सारी सिक्योरिटीज बैंक को खुद परचेज करनी पड़ जाती हैं। यानी बैंक वो सिक्योरिटीज जो है वो आपसे फुल प्राइस पे नहीं खरीदेगा। जो आईपीओ प्राइस मैंने बताई थी, इनिशियल पब्लिक ऑफर जिसे हम बोलते हैं, फर्स्ट प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी, बैंक उस प्राइस से लेस प्राइस के ऊपर जो है सिक्योरिटीज आपसे खरीदेगा। इसमें फायदा ये होता है कंपनी को कि उसकी सिक्योरिटी सारी की सारी श्योर हो जाती है कि बिकेंगी। अगर बाहर नहीं बिकेंगी तो कम से कम बैंक तो जरूर खरीदेगा। इसमें जो रिस्क होता है ज्यादातर वो बैंक को फेस करना पड़ता है। जी बेटा, और कोई क्वेश्चन? इसीलिए बेटा मैंने वीडियो लिंक्स आप लोगों के साथ शेयर किए हुए हैं कि अगर कोई चीज आपको क्लियर ना हो तो आप उस जगह की रिकॉर्डिंग सुन लिया करें। वहां पे ये सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन की होती हैं। फिर भी अगर ना समझ आए तो बेटा ये सब पहले जो 5-7 मिनट होते हैं हमारे क्लास के, उसमें आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नो इशू एट ऑल। तो स्टार्ट करते हैं बेटा हमारी फोर्थ मार्केट से। 3 हमने पढ़ ली थी। द फोर्थ मार्केट इज कैपिटल मार्केट। ओके, अब कैपिटल मार्केट क्या होता है? लास्ट टाइम बेटा मैंने एक्सप्लेन किया था कि मनी मार्केट आपकी ऐसी मार्केट होती है। ये पढ़ ली थी लास्ट टाइम कैपिटल मार्केट या नहीं पढ़ी थी? आई थिंक सो मनी तक पढ़ा था। नो सर मनी तक पढ़ा था, कैपिटल ओके, पढ़ाना है। कैपिटल मार्केट बेटा ऐसी मार्केट होती है वेयर द सिक्योरिटीज हुज मैच्योरिटीज आर मोर देन 1 ईयर सोल्ड एंड परचेज। यानी ऐसी मार्केट जहां पे आपको वो सिक्योरिटीज मिलेंगी, वो पेपर्स मिलेंगे जिनकी मुद्दत 1 साल या यानी 1 साल से जो है वो ज्यादा होगी। मनी मार्केट में क्या था, जिसकी मुद्दत 1 साल या 1 साल से कम थी। कैपिटल मार्केट जिनकी मुद्दत 1 साल से ज्यादा होगी, यानी आप चाहते हैं कि मैंने पैसा लगाना है 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, तो आपको कैपिटल मार्केट में जाना पड़ेगा और वहां से जो है सिक्योरिटीज खरीदनी पड़ेगी। अगर कंपनी चाहती है कि उसने कोई सिक्योरिटीज मार्केट में जो है वो सेल आउट करनी है, तो फिर जो कंपनी है उसको कैपिटल मार्केट के अंदर आकर जो है वो अपनी सिक्योरिटीज इशू करनी पड़ेंगी। इस मार्केट में बेटा आपको 2 किस्म की सिक्योरिटीज मिलेंगी जो हम अक्सर डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट वन इज बॉन्ड्स एंड सेकंड वन इज शेयर्स। ये वो 2 पेपर्स हैं बेटा जो आपको कैपिटल मार्केट में मिलेंगे। यानी ये वो मार्केट है इसमें जो सिक्योरिटीज की प्राइस होगी वो मोर देन 1 ईयर होगी। चलें अब आपसे स्टार्ट करते हैं। आप लोग मुझे बताएंगे बेटा वन बाय वन कि मेजर डिफरेंस बिटवीन बॉन्ड एंड शेयर्स क्या है। बॉन्ड्स और शेयर्स में क्या फर्क होता है? Sir, share gives ownerships, but एक सेकंड बेटा bonds जरा are होल्ड कीजिएगा, एक सेकंड जरा होल्ड कीजिएगा, फिर मैं आपसे जी बेटा आप बताएं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बॉन्ड्स एंड शेयर्स। ये क्या बेटा मेजर डिफरेंस होते हैं बॉन्ड्स और शेयर्स में? सर पहला जो फर्क क्या? बॉन्ड्स है, जी जी अगर कोई बॉन्ड्स परचेज करेगा तो वो क्या कहते हैं कंपनी को मनी लेंड करेगा। अगर वो शेयर्स परचेज करेगा, बाय करेगा, तो वो कंपनी का एक बाइंग पार्ट का हिस्सा बन जाएगा। ओके, बिल्कुल सही। यानी आप इसको आसान अल्फाज में ये कह सकते हैं कि अगर आप कंपनी का बॉन्ड खरीदेंगे तो आप ओनर्स नहीं कहलाएंगे, लेकिन अगर आप कंपनी का शेयर्स खरीदेंगे तो आप कंपनी के ओनर्स कहलाएंगे। ये हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि शेयर एक ऐसा पेपर होता है जो आपको ओनरशिप देता है। इसके अलावा जितने भी पेपर्स हैं वो आपको ओनरशिप नहीं देते। तो पहला डिफरेंस ये होगा कि बॉन्ड जो है इसमें नो ओनरशिप होती है, शेयर्स के अंदर ओनरशिप होती है। इसके अलावा बेटा क्या डिफरेंस है? सर शेयर्स पे डिविडेंड्स मिलते हैं और बॉन्ड्स पे इंटरेस्ट। जी बिल्कुल, बॉन्ड्स के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा और शेयर्स के ऊपर आपको डिविडेंड मिलेंगे। ओके, थर्ड डिफरेंस बेटा इसके अलावा?
सर शेयर्स पे वोटिंग राइट मिल जाता है कंपनी में, जी, और लेकिन बॉन्ड्स के ऊपर बॉन्ड्स आपके हैं जो पास वोटिंग राइट नहीं होता, यानी नहीं होता। बॉन्ड जो है ये आपको वोटिंग राइट नहीं देते, जबकि शेयर जो है ये आपको वोटिंग राइट देते हैं। तो इसका मतलब बेटा ये हुआ कि अगर आप किसी भी कंपनी का बॉन्ड खरीदेंगे तो आप ये समझ लें कि आपने उस कंपनी को पैसा लैंड किया, यानी आपने उस कंपनी को पैसा उधार पे दिया, यानी आप क्रेडिटर कहलाएंगे। लेकिन अगर आप शेयर्स खरीदेंगे उसी कंपनी के, तो आप उस कंपनी के ओनर्स का हिस्सा बन जाएंगे, आप उस कंपनी के ओनर्स कहलाएंगे। अच्छा, आगे बॉन्ड्स की फर्दर बेटा दो टाइप्स होती हैं। नंबर 1 सिक्योर बॉन्ड्स एंड नंबर 2 अनसिक्योर बॉन्ड्स। इन दोनों में क्या फर्क होता है? अच्छा, आपने डिबेंचर्स का नाम सुना होगा। डिबेंचर्स क्या होते हैं? अकाउंटिंग के अंदर ये वर्ड पढ़ा होगा आप लोगों ने। व्हाट डज मीन बाय डिबेंचर्स? सर डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट मिलता है। डिबेंचर्स होते हैं लाइक अगर कंपनी को कैपिटल की जरूरत है तो वो या तो दो तरीके हैं, शेयर्स को जारी कर सके करके वो इकट्ठा कर सकते हैं। डिबेंचर्स डिबेंचर्स में ये होता है कि कंपनी जो है वो लोन लेती है पब्लिक से, तो पब्लिक वो डिबेंचर्स खरीदते हैं तो उसके ऊपर फिक्स आपको एक इंटरेस्ट रेट मिल मतलब जाता है लुक लाइक कि सिक्योरिटी, जिस आपको तरह हम साल। बात करते हैं, जिस तरह हम बात करते हैं बॉन्ड की, जिस तरह हम बात करते हैं शेयर्स की, जिस तरह हम बात करते हैं टी बिल्स की, यानी ये भी एक पेपर होता है, कंपनी इशू करती है, उसके ऊपर फिक्स इंटरेस्ट मिलता है और कंपनी को पैसे मिल जाते हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि डिबेंचर्स ये होता है, यानी ये भी एक पेपर होता है, एक सिक्योरिटी होती है ये भी एक तरह से, जो कंपनी इशू करती है पैसा जनरेट करने के लिए। अच्छा, बिल्कुल सही बताया बेटा आपने, यही होता है। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा आप लोगों को क्लियर करूंगा कि बॉन्ड्स की दो टाइप्स होती हैं। एक होते हैं सिक्योर बॉन्ड्स और एक होते हैं अनसिक्योर बॉन्ड्स। सिक्योर बॉन्ड्स बेटा वो बॉन्ड्स होते हैं जिसके अगेंस्ट कंपनी अपने एसेट्स प्लेज करवाती है, यानी कंपनी पहले अपने एसेट्स प्लेज करवाएगी, देन उसके बाद जो है कंपनी अपने बॉन्ड इशू करेगी। ये बेटा वो कंपनीज इशू करती हैं, वो कंपनीज ऐसा करती हैं जिन कंपनीज की रेपुटेशन इतनी अच्छी नहीं होती है, जिनकी रेपुटेशन बहुत लो होती है, या वो कंपनीज मार्केट में बिल्कुल न्यू होती हैं, यानी मतलब वो कंपनी पहले से एग्जिस्ट नहीं कर रही होती। अच्छा, उनको अपने बॉन्ड डेफिनेटली बेटा जब वो मार्केट में बॉन्ड इशू करेंगे तो लोग उनके बॉन्ड्स नहीं खरीदेंगे, और जब लोग उनके बॉन्ड्स नहीं खरीदेंगे तो इसका मतलब है कि उनको फिर कोई ना कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी कि हमारे बॉन्ड सिक्योर है, अगर आप खरीदें हमारे पास गारंटर अवेलेबल है। तो बेसिकली एसईसीपी का दायरा है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसके पास जो है वो कंपनीज अपने एसेट्स प्लेज करवाएंगी और उसके बाद जो है ये बॉन्ड इशू होंगे। तो ये बॉन्ड लेस रिस्की होते हैं क्योंकि इसके बैकएंड के ऊपर जो है वो सिक्योरिटी इशू होती है। ओके बेटा, अनसिक्योर बॉन्ड्स क्या होते हैं? ऐसे बॉन्ड जिसके अगेंस्ट बेटा कंपनी अपने एसेट जो है वो प्लेज नहीं करती, यानी ये वो बॉन्ड्स होते हैं जिसके अगेंस्ट कंपनी जो है वो अपने एसेट्स प्लेज नहीं करेगी, और ये वो कंपनीज बेटा मोस्टली इशू करती हैं जिनकी रेपुटेशन मार्केट में बहुत हाई होती है, हाईली गुडविल कंपनीज, फॉर एग्जांपल नेस्ले हो गया, पेप्सी हो गया, कोक हो गया। ये वो कंपनीज होती हैं जिनको पता होता है कि हमारा सिर्फ नाम ही काफी है, जैसे ही हमारा नाम से जो बॉन्ड मार्केट में आएगा तो फौरी तौर पे वो बिक जाएगा। तो बेटा अनसिक्योर बॉन्ड्स का दूसरा नाम डिबेंचर होता है, याद रखिएगा। ये जो डिबेंचर से जो आपने वर्ड यूज किया था, बेसिकली वो बॉन्ड्स ही होते हैं, लेकिन वो किस तरह के बॉन्ड्स होते हैं? वो अनसिक्योर बॉन्ड्स होते हैं जिसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता है। बाकी जो आपने सारी डेफिनेशन दी थी वो बिल्कुल ठीक थी। तो अनसिक्योर बॉन्ड्स का जो दूसरा नाम होता है बेटा वो डिबेंचर्स होते हैं। अच्छा, इसी तरह बेटा जो शेयर्स होते हैं इसकी भी दो टाइप्स होती हैं। द वन इज प्रेफर्ड शेयर्स, पढ़े होंगे आप लोगों ने, एंड सेकंड वन इज कॉमन शेयर्स। क्या डिफरेंस है बेटा दोनों में, प्रेफर्ड शेयर्स और कॉमन शेयर्स में? प्रेफरेंस में तो ये है कि जब कंपनी को प्रॉफिट होता है तो सबसे पहले वो शेयर्स होल्डर जो प्रेफरेंस शेयर्स जिनके होते हैं तो उनको प्रेफर करती है कंपनी, डिविडेंड उनको पहले देती ओके, है। और कॉमन शेयर्स क्या होते हैं? होते तो वो भी शेयर्स ही है ना बेटा। अच्छा बेटा, पहला डिफरेंस जो है दोनों में, जो प्रेफर्ड शेयर्स होते हैं इसके ऊपर जो डिविडेंड होता है बेटा वो आपको फिक्स मिलता है, जबकि कॉमन शेयर्स के ऊपर जो डिविडेंड है वो आपको फिक्स नहीं मिलता है। यानी प्रेफर्ड शेयर्स के ऊपर कंपनी पहले से बता देती है जी कि आपको इतना डिविडेंड पर शेयर मिलेगा, फॉर एग्जांपल 2 रुपीज पर शेयर, 3 रुपीज पर शेयर, या 5 रुपीज पर शेयर। लेकिन कॉमन शेयर्स के अंदर जो है वो डिविडेंड फिक्स नहीं होता। क्यों नहीं फिक्स होता? उसमें आपको डिविडेंड पिछले साल से ज्यादा भी मिल सकता है, उससे कम भी मिल सकता है, और नहीं भी मिल सकता। प्रेफर्ड शेयर्स के अंदर जो डिविडेंड की अमाउंट फिक्स की जाती है वो आपको मिलनी ही मिलनी है। अगर आपको इस साल वो डिविडेंड नहीं मिलता तो वो नेक्स्ट ईयर के अंदर एक्यूमुलेट हो जाएगा, यानी अगर इस साल आपको 2 रुपीज पर शेयर मिलने थे, कंपनी को नुकसान हो गया, कंपनी पे नहीं कर सकी, तो अगले साल आपको 4 रुपीज मिलेंगे।
फिर नहीं पे कर सकी तो अगले साल आपको 6 रुपीज मिलेंगे, जबकि कॉमन शेयर्स के अंदर ऐसा नहीं होता। कॉमन शेयर्स के अंदर जिस साल आपको पैसे मिल गए, जिस साल आपको पैसे नहीं मिले वो नेक्स्ट ईयर आप उसको दोबारा क्लेम नहीं कर सकते। पहला डिफरेंस बेटा ये है फिक्स इसमें आपका प्रेफर्ड शेयर्स के अंदर। अच्छा, सेकंड डिफरेंस बेटा आपके पास ये है क्लेम ऑन एसेट। क्लेम ऑन एसेट क्या होता है कि अगर खुदा ना खास्ता कंपनी सॉल्वेंट हो जाती है, कंपनी फेल हो जाती है, कंपनी फ्लॉप हो जाती है, तो सबसे पहले जो पेमेंट होगी वो प्रेफर्ड शेयर्स वालों को की जाएगी। आपको मैंने बताया था कि कंपनी हैज अ लिमिटेड लायबिलिटी। अगर कंपनी फ्लॉप हो जाती है तो कंपनी सिर्फ और सिर्फ वो चीजें पे करेगी, यानी उन लोगों को जिन जिन लोगों को पैसे मिल गए, उसके अलावा जिसके पैसे रह जाएंगे कंपनी उसको पे नहीं करेगी। तो जब लिस्ट बनेगी उस लिस्ट में सबसे पहले जो प्रेफरेंस दी जाएगी वो प्रेफर्ड शेयर वालों को दी जाएगी, यानी पहले पैसे इनको वापस किए जाएंगे, उसके बाद अगर पैसे बचते हैं तो कॉमन वालों को पैसे मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। अगर ये दो डिफरेंसेस देखें तो कौन सा शेयर खरीदना बेहतर है? सर प्रेफर्ड शेयर खरीदना बेहतर है। क्यों? उसकी वजह ये है कि एक तो आपको फिक्स डिविडेंड मिलना है, दूसरा आपको ये भी पता है खुदा ना खास्ता कंपनी सॉल्वेंट होगी तो पैसे मिलने के चांसेस पहले आपके हैं, लेकिन लोग फिर भी कॉमन शेयर खरीदते हैं। व्हाई? कॉमन शेयर फिर भी क्यों खरीदते हैं बेटा लोग? सर प्राइसेस उसकी लो प्राइसेस होगी इस वजह से। और इसके अलावा बाकी लोग बेटा बोल रहे हैं, बाकी भी क्लास का हिस्सा है, सिर्फ एक बंदे ने आंसर देना है। सर इसमें इंटरेस्ट जो है वो फिक्स है, ठीक है, जो इंटरेस्ट की दूसरा बात है नहीं करनी कॉमन वाला बेटा, उसमें इंटरेस्ट फिक्स। इंटरेस्ट का वर्ड यूज नहीं करना शेयर्स के लिए, डिविडेंड की बात करें। डोंट यूज द ओके वर्ड सर। इंटरेस्ट। जी सर इसमें फिक्स है और उसमें फिक्स नहीं है, ठीक है। जी इसमें जो उनकी वैल्यू जो है एक फिक्स कर दी गई है, ठीक है। बाकी उन्हें जो प्रॉफिट होगा उसके बेस पे जो है उन्हें प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है, जो उनका प्रॉफिट बनता होगा। आप बेटा इसको ऐसे कह सकते हैं कि कॉमन शेयर्स अगर रिस्की हैं तो वहां प्रॉफिट मिलने के चांसेस भी ज्यादा हैं, क्योंकि यहाँ तो 2 रुपीज फिक्स कर दिए गए। मे पॉसिबल कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट हो जाए तो कंपनी आपको अगले साल 10 रुपए पर शेयर दे दे, मे भी कंपनी को और ज्यादा प्रॉफिट हो तो कंपनी और ज्यादा डिविडेंड बढ़ा दे। तो कॉमन शेयर वालों को ज्यादा डिविडेंड मिलने का भी चांस है और कम डिविडेंड मिलने का भी चांस है। तो जब रिस्क होगा तो जिस तरह बेटा अक्सर कहते हैं कि हाई रिस्क हाई रिटर्न, तो हाई रिस्क हाई रिटर्न के साथ आपको हाई लॉस भी हो सकता है। सो दैट्स व्हाई वो लोग जो रिस्क टेकर हैं वो प्रेफर्ड शेयर की बजाय कॉमन शेयर की तरफ जाएंगे। तीसरा बेटा बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, दैट इज अगेन बेटा वही वाला बात, वोटिंग राइट। तो जो प्रेफर्ड शेयर्स होते हैं बेटा उनके ऊपर नो वोटिंग राइट होता है, जबकि कॉमन वालों के पास वोटिंग राइट होता है। यानी अगर आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ज्यादा से ज्यादा जो है वो कॉमन शेयर्स खरीदने पड़ेंगे। तो वो लोग जो चाहते हैं कि हम वोटिंग का हिस्सा बने तो उनको फिर वोट डालने के लिए प्रेफर्ड शेयर की बजाय कॉमन शेयर जो है वो खरीदना पड़ेगा। तो ये सेकंड बेटा मेन डिफरेंस है। बाकी इसके अलावा डेफिनेटली बेटा ये लेस रिस्की होते हैं, जैसे मैंने बताया कि इसके ऊपर आपको पता है कि आपको डिविडेंड मिलना ही मिलना है। आपको ये भी पता है कि अगर कंपनी खुदा ना खास्ता फ्लॉप हो जाती है, फेल हो जाती है, तो हमें पैसे मिलने ही मिलने, इसलिए ये लेस रिस्की है। और कॉमन शेयर जो है वो मोर रिस्की होते हैं। ये थी बेटा हमारी मार्केट विद द नेम ऑफ कैपिटल मार्केट, जहां पे आपको वो सिक्योरिटीज मिलेंगी जिनकी मुद्दत 1 साल से ज्यादा होगी। एनी क्वेश्चन बेटा फ्रॉम दिस मार्केट? एनीवन? नो सर। ओके, इसके बाद बेटा हमारे पास लास्ट मार्केट है, द फिफ्थ वन, ओवर द काउंटर मार्केट। इसको हम बोलते हैं OTC। अच्छा, ये ओवर द काउंटर मार्केट बेटा क्या होती है? इट्स एन इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, आप इसको ऑनलाइन मार्केट भी कह सकते हैं। ये वो मार्केट होती है जहां पे आपको हर तरह की जो सिक्योरिटीज हैं वो अवेलेबल हैं। यानी ये मार्केट वो मार्केट है जहां पे आपको प्राइमरी मार्केट भी मिलेगी, जहां पे आपको एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज भी मिलेंगी, यहाँ पे आपको लेस देन 1 ईयर वाली सिक्योरिटीज भी मिलेंगी, और यहाँ आपको मोर देन 1 ईयर वाली सिक्योरिटीज भी मिलेंगी। सो तो ये ऐसी मार्केट होती है बेटा जहां पे आपको ये चारों मार्केट जो इसके अंदर एग्जिस्ट करती है। लेकिन ये होती क्या है, जिसे हम ऑनलाइन मार्केट कहते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक मार्केट कहते हैं। अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन सुनिएगा जरा गौर से, उसके बाद आप मुझे आंसर देंगे। अगर बेटा ये मार्केट एग्जिस्ट कर रही है जहां पे आपको न्यू सिक्योरिटीज भी मिलेंगी, एग्जिस्टिंग भी मिलेंगी, लेस देन 1 ईयर वाले भी मिलेंगी, मोर देन 1 ईयर वाले भी मिलेंगी, देन व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ अदर 4 मार्केट्स? फिर हमें बाकी 4 मार्केट्स की क्या जरूरत है?
क्यों ना हम इसी मार्केट के ऊपर ही फोकस करें, फिर हमें मैनुअल करने की क्या जरूरत है? जी, गिव मी द आंसर। कि अगर ये मार्केट एग्जिस्ट कर रही है तो देन व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ अदर 4 मार्केट जो हम पढ़ के हटे हैं, उनकी फिर हमें क्या जरूरत है? जी, एनीवन फ्रॉम द क्लास बेटा? सर ये ओटीसी में हमारे पास ये हो सकता है कि जो कंपनी है उसके बारे में हमारे पास रिलायबल इंफॉर्मेशन नहीं भी हो सकती, इसका भी डर हो सकता है। नहीं बेटा, आपने सिर्फ एक चीज खरीदनी है, कंपनी की एक सिक्योरिटी मार्केट में पड़ी है, उसी कंपनी की सिक्योरिटी जो है वो एक पेपर जो है वो ऑनलाइन पड़ा हुआ है। कंपनी तो सेम है, पेपर भी सेम है। क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर हम ऑनलाइन खरीद सकते हैं तो फिर हमें मैनुअल की क्या जरूरत है? देखिए, ये सारी मार्केट वो मार्केट है जहां पे आपको पेपर्स मिलने हैं, सिक्योरिटीज मिलनी है, जिनके मैंने नाम बताया आप लोगों को। बेटा सबसे पहला डिफरेंस ये होता है इसमें कि एक तो ये ऑनलाइन है, तो हर एक को बेटा नंबर 1 ऑनलाइन जो है वो करनी नहीं आती, शॉपिंग नहीं करनी आती, ऑनलाइन खरीदना नहीं आता, बेचना नहीं आता हर बंदे को। नंबर 2, नेट की अवेलेबिलिटी पूरे पाकिस्तान के अंदर हर जगह पे एक जैसी नहीं है। नंबर 3, इसमें यहाँ पे फ्रॉड होने के चांसेस ज्यादा हैं, जिस तरह वो अक्सर आपके डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जो हैं वो क्या हो जाते हैं, वो आपके हैक हो सकते हैं। लोगों को डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के जरिए पेमेंट्स करवाने नहीं आती, यानी यू कैन से दैट लैक ऑफ नॉलेज है लोगों को ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के अंदर। वो लोग जो जानते हैं वो तो इस मार्केट को यूज कर लेंगे, लेकिन सभी लोग इस मार्केट को इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो जो नहीं इस्तेमाल कर सकते उनके लिए फिर अदर 4 मार्केट्स आर देयर कि वो मैनुअली जाके वहां से सेलिंग एंड परचेजिंग कर सकते हैं। जिस तरह आप लोग अक्सर ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, हर बंदा ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करता, जो ऑनलाइन शॉपिंग नहीं कर सकते वो मार्केट में जाके खुद चीजों को फिर खरीदते हैं। अंडरस्टैंड बेटा? यस सर। Okay. ये था मेरा बेटा हमारा टॉपिक विद द नेम ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स, जिसमें हमने प्राइमरी मार्केट को डिस्कस किया, सेकेंडरी मार्केट को डिस्कस किया, मनी मार्केट को डिस्कस किया, कैपिटल को डिस्कस किया और ओवर द काउंटर मार्केट को डिस्कस किया। इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन बेटा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो पूछें बेटा, एनी वन ऑफ यू बेटा। इस टॉपिक का जो मटेरियल है वो मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। जी हनान, नो सर। पूछना चाह रहे हैं बेटा? नो सर। ओके, चलें बेटा, ये था हमारा सेकंड टॉपिक। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और जब आज मैं आपको सिर्फ उस टॉपिक का इंट्रोडक्शन दूंगा, जब आप लोग नेक्स्ट क्लास में आएंगे मेरे साथ क्लास लेने के लिए, तो आप लोगों के पास नेक्स्ट क्लास में 2 चीजें होनी चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक आपके पास कैलकुलेटर हो, और सेकंड आपके पास पेंसिल और रजिस्टर आपके बिल्कुल सामने पड़ा हो, क्योंकि हमारा अगला जो चैप्टर है हमारा वो न्यूमेरिकल है। और क्योंकि आप लोगों ने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर आपने बिजनेस फाइनेंस का सब्जेक्ट पढ़ा है, तो मे पॉसिबल आपने ये टॉपिक वहां भी पढ़ा हो, ये वाला जो मैं अभी पढ़ाऊंगा। तो उसमें उससे रिलेटेड अगर कोई चीज आप लोगों को पहले से आती है तो हम उसको थोड़ा सा स्पीडली पढ़ लेंगे, जो चीज नहीं आएगी उसको हम रिवाइज कर लेंगे, देन फिर उसके बाद जो है वो हम अपना नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। तो आप लोगों ने टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ा हुआ है ना बिजनेस फाइनेंस के अंदर? यस सर, पढ़ा था। जी, उसके आपने चैप्टर के न्यूमेरिकल्स वगैरह भी किए होंगे, ऐसे ही है? जी सर। जी बेटा। यस सर, किए थे उसमें। चलें, मैं आपको उस चैप्टर का ओवरव्यू दूंगा, उसके न्यूमेरिकल्स का ओवरव्यू दूंगा, उसके फार्मूलाज का ओवरव्यू दूंगा, देन फिर वी विल मूव टुवर्ड्स द अदर चैप्टर। फिर मैं आप लोगों को बेसिकली मैं आप लोगों को इसके अंदर जो आपने बिजनेस फाइनेंस के अंदर टॉपिक्स पढ़े हैं उनको स्किप करके हम उन टॉपिक्स की तरफ जाएंगे जो आपने वहां पे नहीं पढ़े, लाइक कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे हम लोग, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे, शॉर्ट टर्म फाइनेंस, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग को डिस्कस करेंगे, लीजिंग को डिस्कस करेंगे। इस किस्म के जो चैप्टर्स हैं वो हम लोग स्टडी करेंगे इस कोर्स के अंदर। तो अभी मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दूंगा। अभी हमारी वीडियो खत्म हो रही है तो बेटा आप लोग इसकी दोबारा मुझे ज्वाइन करेंगे, और सीआर साहब आपने करना ये है कि हर क्लास की अटेंडेंस अलग लेनी है। इसमें जितने स्टूडेंट्स हैं उनकी आपने अटेंडेंस लेनी है, उसके बाद फिर आप लोगों ने जो है फर्दर जो है वो जब दूसरी क्लास होगी तो उसमें फिर आप लोगों ने उस क्लास की अटेंडेंस मार्क करनी है। ओके सर। ओके, चलें बेटा स्टार्ट करते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो सबसे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करूंगा मैं आप लोगों के साथ, और उसके बाद फिर हम इसको इन डिटेल डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, टेल मी व्हाट डज मीन बाय टाइम वैल्यू ऑफ मनी? डिफाइन करें बेटा टाइम वैल्यू ऑफ मनी को।
एनी वन ऑफ यू। अगर आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी को डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन करेंगे बेटा इसको? वक्त के साथ साथ कीमत बदलती है मनी पैसे की। ओके, वक्त के साथ पैसे की वैल्यू बदलती है। ओके, और ज्यादा होती रहती है। कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, उसकी ड्यूरिंग द टाइम क्या वैल्यू होती जाती है मनी की, ये है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। मनी यानी आप जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो पैसा आपने लगाया इन फ्यूचर्स की क्या वैल्यू होगी? यू कैन से दैट हाँ दैट जी सर। कांसेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। फिर जैसे आपने कोई प्लाट ले लेते हैं, उसकी कीमत पहले थोड़ी होती है, टाइम के साथ उसकी कीमत ज्यादा हो जाती है। ओके, चलें, इसके अलावा कोई और बेटा कॉन्सेप्ट? चलें आप बेटा मुझे पहले दोबारा रीज्वाइन करें, उसके बाद फिर मैं आपको इसका प्रॉपर डेफिनेशन देता हूँ। ट्वेंटी 21 पार्टिसिपेंट है। सीआर साहब पिक ले लिए मैंने भी, आप भी पिक लें। ओके सर।